तो मैं आज आप सभी के लिए कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का एक बोर्ड पेपर लेकर आया हूं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप सभी लोग इसको करते हैं तो मेरी आशा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी से कुछ ना कुछ प्रश्न अवश्य ही फंसेंगे और ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर ही है। इसका कोड 825 IY है। तो बिना समय गंवाए चलिए हम इसके पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? पहला ऑप्शन है हिटलर की, दूसरा ऑप्शन है बिस्मार्क की, तीसरा ऑप्शन है मुसोलिन की, चौथा ऑप्शन है गिरिबोल्डी की। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिस्मार्क की राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, चोरी चोरा की घटना का परिणाम हुआ। पहला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट पास हुआ, दूसरा ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन चलाया गया, तीसरा ऑप्शन है साइमन कमीशन भारत आया और चौथा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि चोरी चोरा कांड के पश्चात असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था, क्योंकि अब यह हिंसक प्रवृत्ति का हो गया था। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? जिसका पहला ऑप्शन है 1875, दूसरा है 1878, तीसरा है 1880 और चौथा है 1885। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा दूसरा ऑप्शन 1878 सही हो जाएगा। और फिर 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके बाद चौथा प्रश्न आता है, ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? इसका पहला ऑप्शन है कृषि उत्पाद में अधिकता, दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है कॉर्न आयात पर नियंत्रण और चौथा ऑप्शन है उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन उद्योगपतियों और शहरी लोगों का विरोध सही हो जाएगा, क्योंकि कॉर्न लॉ पास होने के पश्चात उद्योगपति और शहरी लोगों को बहुत ही परेशानी हुई, इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया। इसके पश्चात पांचवा प्रश्न आता है, आर्थिक महामंदी प्रारंभ कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1928, दूसरा ऑप्शन है 1929, तीसरा ऑप्शन है 1930 और चौथा ऑप्शन है 1932। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन 1929 राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा छठा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? इसमें पहला ऑप्शन है इटली के साथ, दूसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑप्शन है लग्जमबर्ग और चौथा ऑप्शन है स्पेन। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन लग्जमबर्ग राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा आठवां प्रश्न आता है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया, जिसमें पहला ऑप्शन है स्थानीय निकायों में, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा में, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा में और चौथा ऑप्शन है राज्य विधानसभाओं में। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला ऑप्शन स्थानीय निकायों में सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 9 नंबर प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? जिसमें प्रथम ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, दूसरा ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, तीसरा ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी और चौथा ऑप्शन है बीजेपी। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन समाजवादी पार्टी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा 10 नंबर प्रश्न आता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह? पहला ऑप्शन है सभी नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है, दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 आता है, जो है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा है जस्ता, तीसरा है अभ्रक और चौथा है मैंगनीज। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन अभ्रक राइट हो जाएगा। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का खनिज है और जस्ता जिंक का और मैंगनीज का। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न आता है, सूचना का अधिनियम कब लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 2010, दूसरा ऑप्शन है 2001, तीसरा ऑप्शन है 2005 और चौथा ऑप्शन है 1990। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन 2005 राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा 13 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, तीसरा है कोयला और चौथा है पवन ऊर्जा। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन कोयला राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसकी कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन तृतीयक और चौथा है चतुर्थ। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला ऑप्शन प्राथमिक क्षेत्र राइट हो जाएगा और द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण विनिर्माण
के क्षेत्र आते हैं और इसे सेवा का क्षेत्र भी कहते हैं। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पहला है दैनिक कृषि मजदूर, दूसरा है बैंक मैनेजर, तीसरा है सैनिक और चौथा है राजपत्रित अधिकारी। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन दैनिक मजदूर राइट हो जाएगा, क्योंकि इसको डेली पैसे मिलते हैं और कार्य भी निश्चित नहीं रहता है और ये ज़रूरी नहीं कि एक दिन जहाँ कार्य करेगा वहीं दूसरे दिन भी इसे कार्य मिलेगा, इसलिए यह असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसे किसी भी प्रकार का बोनस भी नहीं प्राप्त होता है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न आता है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? पहला ऑप्शन है यूरेनियम, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है थोरियम और चौथा ऑप्शन है खनिज तेल। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन थोरियम सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 17 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है नेपाल। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन श्रीलंका राइट हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न आता है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा ऑप्शन है 1989, तीसरा ऑप्शन है 1991 और चौथा है 1995। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन 1991 राइट हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न आता है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन में सम्मिलित होता है, यह वस्तु किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र से, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक और चौथा है सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्र से। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन प्राथमिक क्षेत्र से राइट हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? पहला ऑप्शन है मोटे अनाज, दूसरा ऑप्शन है नया ज्वार, तीसरा ऑप्शन है दालें और चौथा ऑप्शन है चावल। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन दालें राइट हो जाएगा, क्योंकि यह एक फलीदार फसल होती है। फिर इसके बाद आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें प्रश्न 21वां प्रश्न है, 19वीं सदी में तकनीक की क्या भूमिका थी? उदाहरण सहित समझाइए। तो फ्रेंड्स ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है और इन्हें करने के लिए मुझे ज़्यादा समय चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट पाएँ, इसीलिए आप लोग इसे स्वयं ही कर लेना। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। फिर दूसरा उसके अथवा में दिया, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख कीजिए। फिर 22 नंबर प्रश्न आता है, राजनीतिक दलों की चुनौतियां क्या हैं, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो राजनीतिक दलों की चुनौतियों का आपको इसमें उल्लेख करना है, लिखना है। और उसके बाद अथवा में प्रश्न दिया है, वर्तमान समय में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्यों? कोई दो कारण बताइए। तो फ्रेंड्स इसके भी आपको दो कारण बता देना है और ये सब प्रश्न आपके सरल हैं, यदि आप चाहते हैं तो स्वयं से बनाकर भी लिख सकते हैं। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न आता है, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए, विभिन्न देशों की स्थिति की तुलना में कौन सी विधि बेहतर है? फिर इसके अथवा में दिया है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न आता है, भारत में लौह अयस्क उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में दिया है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करना है। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न दो आते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण हैं, किन्हीं चार कारणों का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर एक परीक्षा में पूछा जाता है क्लास 10th की, इसीलिए आप लोग इसको अवश्य ही कर लेना। इसके बाद इसके अथवा में प्रश्न आता है, असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है या क्यों चलाया गया, कोई दो कारण बताइए। तो फ्रेंड्स ये भी आप सभी को कर लेना है, ये वाला प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न आता है, बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन करना है। तो फ्रेंड्स बेल्जियम की शासन व्यवस्था भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत ही पूछा जाता है, इस प्रश्न को भी आप लोग कर लेना। इसके बाद अथवा में प्रश्न दिया है, भारत की संघीय व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। तो इसे भी आप लोग कर लेना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद 27 नंबर प्रश्न आता है, गेहूँ की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसकी प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का भी उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपके तरफ जिस तरह से गेहूं बोए जाते हैं उसी का उल्लेख करना है, जिस मौसम में बोए जाते हैं, जिस प्रकार के खेत में बोए जाते हैं, इस सभी का उल्लेख करना है आपको इसमें। इसके अथवा में प्रश्न है, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। ये वाला भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इंटर में भी बहुत ही पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको भी अवश्य ही कर लेना। इसके बाद प्रश्न आता है, अर्थव्यवस्था
के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र लिखना, जो प्रथम क्षेत्र थे, द्वितीय क्षेत्र थे, तृतीय क्षेत्र थे, और द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना भी करना है। तो फ्रेंड्स ये वाला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर ही कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है, विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसको भी कर लेना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न घटकों को, जैसे प्रति व्यक्ति आय को लिखा जाता है, और इसमें जीवन प्रत्याशा लिखी जाती है, साक्षरता दर लिखी जाती है। ये सब हेडिंग्स डालकर आप इसको भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यदि आप सभी लोग मुझसे कहेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी अवश्य ही आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद मानचित्र से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसमें लिखा है, निम्नलिखित स्थानों का भारत के लिए रेखा मानचित्र चिन्ह द्वारा नाम सहित स्थान अंकन हेतु आधा अंक निर्धारित है। यदि आप उसको सही नाम लिखेंगे तो आपको आधा अंक मिलेगा, और यदि उसको मैप में सही जगह पर दर्शाएंगे तो उसके भी आपको आधे अंक मिलेंगे। कुल मिला के 1 अंक मिलेगा एक प्रश्न का। तो पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसान का आंदोलन हुआ। तो फ्रेंड्स इस स्थान का नाम चंपारण है, और यह आंदोलन 1917 में हुआ था और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। इसमें जो किसान थे उन्होंने विरोध किया था, जिसके कारण नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स जब महात्मा गांधी जी दांडी को गए थे तभी 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से ही शुरू हुई, जो कि गुजरात में पड़ता है। आप वहाँ पर टिक कर लेना मैप में। इसके बाद चौथा प्रश्न आता है, वह जनपद जहाँ चोरी चोरा की घटना हुई। तो गोरखपुर में चोरी चोरा की घटना हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। तो इसे भी आपको लगा देना है और नाम भी लिख देना है, वरना यदि फ्रेंड्स आप लोग नाम नहीं लिखते हैं तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, इसलिए नाम भी जरूर ही लिखना। फिर पांचवा प्रश्न आता है, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। पहला तो इसमें 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में करवाया था अधिवेशन। इसके बाद खा नंबर आता है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित सही नाम स्थान अंकन निर्धारित। इसमें भी फ्रेंड्स उसी तरह से है, यदि आप सही नाम लिखते हैं तो आपको आधा नंबर मिलेगा, और यदि उसे मैप में सही जगह पर प्रदर्शित करते हैं तब भी आपको फ्रेंड्स आधा नंबर मिलेगा। इसलिए आप इसे भी ढंग से करना और नाम और जगह दोनों सही लगाना। बिहार, इसमें पहला प्रश्न, बिहार का राजधानी शहर चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो फ्रेंड्स जहाँ बिहार हो वहाँ पर आपको ये सी बना के ऐसे कर देना है और उसमें एरो लगा के उसका नाम भी लिख देना है मैप में। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, उत्तर भारत की प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो फ्रेंड्स इसको भी आपको चिन्ह बना लेना है और उसी पर एरो लगा कर नाम भी लिख देना है। तो उत्तर भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, भारत के किसी प्रमुख जूट उत्पादक राज्य का इस चिन्ह द्वारा नाम भी लिखना है। तो फ्रेंड्स भारत का प्रमुख जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर आपको इसे चिन्ह बना देना है और एरो लगाकर उसका नाम भी लिख देना है, पश्चिम बंगाल। इसके बाद चौथा प्रश्न है, भारत के किसी एक प्रमुख लौह एवं इस्पात संयंत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो एक लौह इस्पात संयंत्र आपको दर्शा देना है, जिसमें विशाखापट्टनम आपको लगा देना है। ये बहुत ही फेमस स्थान है, इसलिए इसे आप तो ज़रूर ही जानते होंगे, इसलिए मैंने इससे बताया। इसके बाद पांचवा प्रश्न इसी में, भारत के किसी एक प्रमुख खनिज तेल उत्पादक राज्य का चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना। तो भारत का सबसे प्रमुख तेल उत्पादक राज्य असम है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको असम ऐसा पी आकार का चिन्ह लगा के एरो लगा के उस पर असम भी लिख देना है और मैप में इसे सही जगह दर्शाना। और यही सब प्रश्न जो है अन्य लोगों के लिए भी आते हैं जो दृष्टिबाधित होते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको ज़रूर ही कर लेना, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं। आशा है कि आप सभी को यह मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ।